नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम गया के डुमरिया में हैं, जहां वर्तमान राजनीति में शहीद जगदेव बाबू के विचारों की भूमिका विषय पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया है। इस परिचर्चा का आयोजन अजय दांगी की ओर से किया गया है, जो आरजेडी के नेता हैं। हम आपको बता दें कि आरजेडी के कई वरिष्ठ नेताओं और विधायकों ने इस परिचर्चा को संबोधित किया। हम आपको सुनाते हैं इस परिचर्चा को संबोधित करते हुए आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध कुमार ने क्या कुछ कहा। ये क्रांतिकारी धरती है और आज किसान दिवस भी है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के मूल्यों पे ही अपनी बात रखना चाहूँगा। और ये जो धरती है जगदेव बाबू की धरती है, उपेंद्र नाथ वर्मा जी की धरती है, लिटरेचर और साहित्य के महारथी शास्त्री जी की धरती है। तो मैं इन सभी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात को रखना चाहता हूँ। सतीश जी ने अभी जो बात कही, ये लड़ाई और ये जो विचारधारा की बात जो इन्होंने कही है, ये विचारधारा की लड़ाई बहुत पुरानी लड़ाई है। जो आज लड़ाई देख रहे हैं संसद में, जिस तरीके का लड़ाई चल रहा है, ये लड़ाई आज की नहीं है। ये देश के बनावट में ही ये लड़ाई है। एक तरफ बहुजनवाद है, दूसरी तरफ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। बहुजन राष्ट्रवाद को अगुवाई करते हुए गौतम बुद्ध आगे ले गए और बहुजन सुखाय और बहुजन हिताय की बात उन्होंने कही। उसी की मूल अवधारणा संविधान में अंकित है, बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय। जो अशोक का जो चक्र है, सम्राट अशोक का जो चक्र है, वो इसी का लवरेज है। जो 24 स्कोप है उसमें इन सभी मूल्यों का उसमें आकलन किया हुआ है। चाहे आज़ादी का हो, समानता का हो, भाईचारा का हो, न्याय का हो, प्रभुत्ता का हो, इन सभी वो 24 स्कोप में अंकित है साथी, जिसकी बात जगदेव बाबू किया करते थे। जब देश आगे बढ़ रहा था, देश के निर्माण में आहुतियां दी जा रही थी, तो सबसे पहली लड़ाई जो हम लोगों को पता चलता है वो बृहद्रथ मौर्य की हत्या। बृहद्रथ मौर्य की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि बहुजन सुखाय और बहुजन हिताय के नाम पर वो शासन चल रहा था, और हत्या करने वाला सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से लवरेज मनुवाद को प्रेरित करता जो है पुष्पमित्र सुंग, उसने हत्या कर दिया साथियों। तब से जो लड़ाई चल रही है वही लड़ाई आप देखिए आज़ादी के पहले भी चल रही थी। एक तरफ सावरकर थे, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की तरफ बात कर रहे थे, भारत माता की नारा दे रहे थे और उसको धर्म पे जोड़ रहे थे। ठीक उसी लड़ाई को गांधी जी आगे ले जाते हैं और गांधी जी कहते हैं भारत माता का मतलब होता है भारत की जनता। और महात्मा गांधी ने 1936 में बनारस में ही भारत माता मंदिर का निर्माण किया साथियों। तो जो लड़ाई आप देख रहे थे मौर्य वंश से जो लड़ाई चला, एक तरफ राष्ट्रवाद और दूसरी तरफ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, उसी लड़ाई को बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में पिरोया है। और आज़ादी, समानता और भाईचारा का जो पूरा जो आप पहला लाइन ही देखिए संविधान का, हम भारत के लोग और वी द पीपुल ऑफ इंडिया, जहां बात करते हैं आज़ादी की, समानता की और भाईचारा की, साथ ही एक मत एक अधिकार की बात करते हैं, एक व्यक्ति की बात करते हैं। तो जो बात सतीश बाबू अभी कह रहे थे, ये लड़ाई बहुत पुरानी है और उसी लड़ाई को, संविधानिक लड़ाई को, बहुजनवादी लड़ाई को जगदेव बाबू भी आगे ले जाते हैं। जगदेव बाबू जब इस धरती पे क्रांति कर रहे थे, ये लड़ाई लड़ रहे थे, किसानों की लड़ाई लड़ रहे थे साथियों।
जगदेव बाबू शिक्षा के ऊपर बल दे रहे थे। आप सभी को पता ही होगा, जगदेव बाबू डबल एमए थे। एक लिटरेचर में एमए किया था उन्होंने और एक जो है इकोनॉमिक्स में एमए किया था। तो उनकी जो सारी बात है, सारी मूल्य है, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। धन, धरती और राजपाट में भागीदारी चाहिए। ये सारी बात आर्थिक और सामाजिक लड़ाई की बात है, बहुजनवाद की लड़ाई है, जिसका कि अशोक के चक्र में संविधान के मूल्य के नाम पर बाबा साहब अम्बेडकर ने उसे संविधान में पिरोया है। जब ये लड़ाई चल रही थी, जब कृषि कानून भी अगर हम देखते हैं आज के दिन में, जो जगदेव बाबू की जो लड़ाई है कि अगर पेट सूखा रहेगा, धरती सूखी रहेगी तो पेट भी सूखा रहेगा। ये लड़ाई पेट की लड़ाई थी, ये लड़ाई खेत की लड़ाई थी। खेत और पेट की लड़ाई नरेंद्र मोदी ने आज अडानी को देने का काम करना चाह रहा था। कृषि कानून पास किया पार्लियामेंट से, बिना कोई उसमें बात विवाद किए हुए कृषि कानून पास हो गया साथियों। ये कृषि कानून क्या था? ये वही लड़ाई जगदेव बाबू लड़ रहे थे यहाँ पे। ये लड़ाई खेत की थी और ये लड़ाई पेट की भी थी। अडानी का गोडाउन पूरे बिहार में बन गया, पूरे भारत में अडानी का गोडाउन बन गया। नरेंद्र मोदी कृषि कानून के नाम पे डबल इनकम की बात कही थी, लेकिन उनका इनकम आज के दिन में आधा है साथी। 2000 रुपया किसानों को दे देते हैं, लेकिन सारी जो औजार है, इक्विपमेंट्स है, खाद है, वो सारी महंगी हो गई है, दुगनी और तिगनी महंगी हो गई है साथी। डबल इनकम की बात कही थी, इनकम उन्होंने डबल नहीं दिया। ठीक इसी प्रकार से जब लालू प्रसाद यादव जी बिहार के धरती पे बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं, तो उन्हीं मूल्यों को आगे ले जाते हैं जो अमर शहीद जगदेव बाबू का जो मूल था कि पढ़ाई में अपना मजबूती से शोषित वर्ग है, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। लालू जी कहा करते थे, घोंघा चुनने वाले हो, बकरी पालने वाले हो, भैंस और गाय चराने वाले, रिक्शा चलाने वाले, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, तब जाके आपको भागीदारी होगी। क्योंकि क्योंकि संविधान ने आपको जो है एक व्यक्ति एक वोट का जो महत्व दिया है, जो आरक्षण का जो नीति बाबा साहब ने जो दिया है, उसके माध्यम से आप जो है डिसीजन मेकिंग में आ सकते हो। आप अपने बच्चों को संविधान के माध्यम से ही लोकसभा में, राज्यसभा में और नौकरी में भेज सकते हो, तभी जो है आपका कल्याण होगा। ये बात लालू प्रसाद यादव जी समझ गए। और देखिए, लालू प्रसाद यादव जी जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो पहली बार जगदेव बाबू को सही स्थान दिया गया। अमर शहीद जगदेव प्रसाद, अमर शहीद का जो उनको उपाधि दी गई, माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने दिया। साथियों, जब उनकी हत्या हुई जगदेव बाबू की, वो लड़ाई लड़ रहे थे, खेतों की लड़ाई लड़ रहे थे, खेतों में पानी कैसे जाए पुनपुन नदी का, इसकी लड़ाई लड़ रहे थे और मनुवादियों ने उनका हत्या कर दिया। ये हत्या नया नहीं था, ये हत्या जो है बेहद मौर्य की भी की गई थी, ये हत्या जो है गुरु नानक की भी की गई थी, ये हत्या महात्मा गांधी की भी की गई थी और बाद में जगदेव बाबू की भी हत्या कर दी गई। ये हत्यारे एक विचारधारा के हैं और वो विचारधारा है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का साथियों, जिसका कि वर्चस्व अभी दिल्ली में बैठकर जिस तरीके से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हम लोगों को कुचलना चाहता है साथियों, बहुजनवादियों को कुचलना चाहता है, संविधान को, मूल्य को विखंडित करना चाहता है, ये उसी की विचारधारा है। उसी की विचारधारा को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जगदेव बाबू की धरती, उपेंद्र नाथ वर्मा जी की धरती, हम उस पर आए हैं ताकि ये बात आप गांव-गांव तक ले जाएं कि किस तरीके से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वालों ने हमारे पूर्वजों की हत्या की। यही बात आज आगे करना चाहते हैं साथी। बात सिर्फ इतनी नहीं है। आप देखिए, लालू प्रसाद यादव जी जाति जनगणना का बात लगातार बीपी सिंह की जब सरकार बनी तब से कर रहे हैं साथियों। जब देवगौड़ा जी की सरकार बनी तो लालू प्रसाद यादव जी ने सुनिश्चित किया कि 2001 के जनगणना में जाति जनगणना होगा। लेकिन वाजपेयी जी की सरकार बनी 2004 में, 2000 में आप देखिए 2001 का जनगणना वाजपेयी जी की सरकार ने नहीं किया और 2004 में फिर जब यूपीए की सरकार बनती है, माननीय लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री बनते हैं साथियों, तब जाकर ये कहा गया कि जो 2011 का जो सेंसस होगा, जनगणना होगा, उसमें जाति जनगणना भी होगा। और 2011 का जो सेंसस हुआ उसमें जाति जनगणना, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट
सेंसस हुआ जिसका कि डाटा नरेंद्र मोदी जी के पास आज भी पड़ा हुआ है। पार्लियामेंट में बोला गया अरुण जेटली के द्वारा कि डाटा हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि डाटा करप्ट हो गया है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया सेंसस कमिश्नर ने बोला कि डाटा में कोई करप्शन नहीं है, डाटा को पब्लिश कर दिया जा सकता है। डाटा पब्लिश नहीं हुआ साथियों। 2021 के जो जनगणना हो रही है उसको भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको रुकवा दिया है साथियों। ये कहते हैं कि गांव हमने गोद ले लिया, कहते हैं कि गरीबों को हमने आमदनी कर दी है, कहते हैं कि हमने गरीबों को घर दिया है। तो अगर सोशियो इकोनॉमिक डाटा अगर 2021 का पब्लिक हो जाता 2024 इलेक्शन के पहले, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता कि नरेंद्र मोदी जी ने जिन गांव को गोद लिया था वो गांव का आज क्या हसर है। इस कारण से सेंसस को भी इन्होंने रुकवा दिया है। 2021 का सेंसस आज भारत में बंद है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी चाहते नहीं है कि ये जो बात जो है उनकी पब्लिक में आ जाए। इसी तरीके से देखिए, आप शिक्षा की बात देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो गया है साथियों। आपके गरीब की बच्चे की बात लालू प्रसाद यादव जी कहते थे कि पढ़ाई करवाओ अपने बच्चों को, जगदेव बाबू कहते थे पढ़ाई करवाओ अपने बच्चों को। लेकिन जिस तरीके से नई शिक्षा नीति भारत में लागू हुई है, पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं हुआ साथी। अब उसमें प्रावधान ये दे दिया गया है कि जो भी कॉलेज 3000 कम, जिन कॉलेजों में 3000 कम बच्चे हैं उन सभी कॉलेजों को बंद कर दिया जाएगा। तो कॉलेज, सरकारी कॉलेज में किनके बच्चे पढ़ रहे हैं? गांव देहात की लड़कियां जो है कॉलेज में कहां से पढ़ने आएगी? 10-10, 12-12 किलोमीटर के हुए एक कॉलेज होता है। कॉलेज को बंद कर दिया जाएगा, कॉलेज को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। स्कूल तो पहले से प्राइवेटाइज हो गई है साथियों। अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े लोगों का स्कूल आपके शहर में खुल रहा है। सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेजेस बंद हो रही हैं। आरक्षण का नीति को आप देखिए, सरकारी संस्थाएं को विखंडित कर रहे हैं ये लोग। LIC को बेच दिया, सारे संस्थाओं को बेच दिया। गरीबों का पैसा जिसमें जमा है, रोज का आमदनी जिसमें जमा है, वो अडानी के हाथों में इन्होंने LIC बेच दिया। इन्होंने रेल बेच दिया जहां पे आपके बच्चे नौकरी करते थे साथियों। रेल में नौकरी अब खत्म हो गई। किसानों का बच्चा सबसे ज्यादा आर्मी में जाता था, डिफेंस में जाता था। डिफेंस में भी इन्होंने अग्निवीर लाया। अग्निवीर प्रोग्राम के तहत 4 साल में वो जो है उसकी नौकरी चली जाएगी साथियों। तो जो गरीब का बच्चा रेल में नौकरी करता था, गरीब का पैसा जो LIC में जाता था, गरीब का बच्चा जो बॉर्डर पे देश की रक्षा करता था, इन सब को खत्म करने की साजिश है साथियों। रोड बिक रही है, हवाई जहाज बिक रहा है, पानी का जहाज बिक रहा है, और खरीदने वाला एक आदमी है, उसका नाम है अडानी। अडानी और अंबानी की ये सरकार है साथी। जगदेव बाबू ने कहा 10% का शासन नहीं चलेगा। आज भी 10% के पास न मुख्य 5-6 को आप ले लीजिए, बिरला को ले लीजिए, अडानी अंबानी को ले लीजिए साथियों, इन्हीं के पास पैसा है। हमारे और आपके बीच में पैसे का आमदनी का खाई पट गया है। एक तरफ अडानी है, दूसरी तरफ गरीब परिवार है। गरीब परिवार से पॉकेट से पैसा निकाला जाता है साथियों। अडानी का कोयला इंडोनेशिया से भारत सरकार खरीद रही है, हमारा अपना कोयला नहीं। 10% कोयला हम विदेश से ले रहे हैं। अब विदेश से कोयला जो आदमी बेच रहा है वो आदमी भारत का कंपनी चलाता है, उसका नाम अडानी है साथियों। इंडोनेशिया से कोयला आ रहा है और बिजली पैदा हो रहा है। सबसे ज्यादा बिजली अगर कहीं पे खर्च होता है, पैसा जो देते हैं 1 यूनिट में, सबसे महंगा बिजली अगर कहीं पर है तो बिहार है साथियों। बिहार क्यों है? क्योंकि बिहार को सबसे ज्यादा जो है पैसा खर्च करना पड़ता है बिजली खरीदने के लिए। नरेंद्र मोदी कहते हैं एक देश एक कानून, लेकिन हम लोग ये कह रहे हैं एक देश एक बिजली का व्यवस्था। आपके जैसे ही आप स्विच दाबोगे, जैसे ही बल्ब जलेगा, पंखा जलेगा साथियों, जैसे ही माइक पे मैं बोल रहा हूँ वहाँ अडानी का मीटर चालू है, अडानी का पैसा मिल रहा है, अडानी का पेट भरा जा रहा है। तो एक देश और एक बिजली का दर होना चाहिए साथियों। नरेंद्र मोदी जी ये बात नहीं कहते हैं। वो एक देश एक इलेक्शन की बात करते हैं, लोगों के सामने झूठा फैलाते हैं। आपको पता है कि संविधान में
ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। और 1960 तक हम एक राष्ट्र और एक इलेक्शन था, राज्यों का भी इलेक्शन साथ में हुआ करता था, लोकसभा का भी इलेक्शन साथ में हुआ करता था। लेकिन संविधान के निर्माताओं ने जो मूल संविधान में अंकित किया, प्रजातंत्र की प्रजातांत्रिकरण की जो व्यवस्था बाबा साहब ने जो दिया, उसी के तहत देखिए कि आज हम लोग का पूरा पार्लियामेंट बदल गया है साथियों। बीपी सिंह की सरकार आती है, इन मनुवादियों ने जो है उनकी सरकार को गिरा देते हैं। और बीपी सिंह की सरकार के बाद या उसके पहले देख लीजिए भारत के पार्लियामेंट का क्या तस्वीर था, बिहार विधानसभा का क्या तस्वीर था। पूरा पार्लियामेंट बदल गया। जो अभी सतीश जी कह रहे थे ऐसे देख रहे हो, ऐसे देखो, पूरे पार्लियामेंट में आज गरीबों का शासन है, शोषितों का शासन है। लेकिन छल कपट के साथ हमारे लोगों को दिग्भ्रमित कर कर, हमारे विचारधारा को धूमिल कर कर, हमारे अपने भाई बहन को पार्लियामेंट में मदद लेते हैं और खुद राज करने का काम करते हैं, अडानी और अंबानी का पेट भरने का काम करते हैं। साथ हमारे अपने भाइयों को, हमारे विचारधारा को धूमिल करना चाहते हैं। ये हम अपने भाइयों को भी ये समझाने आए हैं कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी की सरकार हम लोगों को बांटना चाहती है, हम लोगों को धर्म के आधार पर बांटना चाहती है, जाति के आधार पे बांटना चाहती है, हम लोगों को क्षेत्र के आधार पे बांटना चाहती है, तो मैं कहने आया हूँ कि जो है हम लोग सब मिलकर रहें, तभी जाकर जो हमारी लड़ाई हमारे पुरखों ने शुरू किया था, चाहे मौर्य वंश हो, चाहे जगदेव बाबू हो, जो आज के लालू प्रसाद यादव हो, बहुजनवाद हो, पेरियार का जो बात हो, बाबा साहब का जो बात हो, कर्पूरी ठाकुर का जो बात हो, उपेंद्र नाथ वर्मा जी का जो बात है, एक तरफ इनके विचारधारा है साथियों और एक तरफ विचारधारा जो है नागपुर से चल रही है। ये लड़ाई नागपुर और पाटलिपुत्रा की है साथियों, ये लड़ाई नागपुर का और पटना की है। एक तरफ नागपुर की लड़ाई प्राचीन काल से चल रही है, दूसरी तरफ पाटलिपुत्रा पटना से मौर्य वंश की लड़ाई चल रही है साथियों। मौर्य वंश का प्रतीक पटना पाटलिपुत्रा है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रतीक नागपुर है साथियों। हमें लड़ाई को उस दिशा में देखना चाहिए। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हमारे जो भाई हैं हम उनसे ही लड़ें, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि आप ये देखिए सभी धर्म एक ही है, जैसा कि हम सब जानते हैं, ईश्वर अल्लाह सबका नाम एक ही है। एक ही धर्म, किसी भी धर्म को आप देख लीजिए, हम लोग एक ही भगवान का पूजा करते हैं साथियों। ईसाई में भी एक ही पूजा होता है, इस्लाम में भी एक ही पूजा होता है, और जो है जैन में भी एक ही होता है, हिंदू में भी एक ही भगवान है। तो रास्ता एक है और मंजिल पा जाइएगा साथियों। इसीलिए धर्म के आधार पर देश को बांटने वाले लोग, धर्म के आधार पे राष्ट्र को बांटने वाले लोग, धर्म के आधार पे आदमी आदमी को बांटने वाले लोग, ये लोग हैं, ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से प्रेरित है साथियों। भारत माता को इन्होंने छंदी विच्छेद कर दिया है, संस्थाओं को इन्होंने विखंडन कर दिया है। जो कल्याणकारी राज्य की योजना जो थी पार्लियामेंट, जो हमें संविधान में दिया हुआ है, ये कल्याणकारी राज्य नहीं, ये दमनकारी राज्य में तब्दील कर दिया साथियों। माननीय सांसद को आप दिल्ली भेजते हैं, पार्लियामेंट में आपकी आवाज उठाना चाहते हैं, पढ़ाई की आवाज उठाना चाह रहे हैं, दवाई की बातें कर रहे हैं, सिंचाई की बातें कर रहे हैं, कार्रवाई सुनवाई की बातें कर रहे हैं, आरक्षण की बातें कर रहे हैं, कल्याणकारी राज्य की योजना की बात कर रहे हैं, कास्ट जाति जनगणना की बात कर रहे हैं साथियों। जब भी ये खड़ा होते हैं तो इनको मुंह बंद कर दिया जाता है, माइक बंद कर दिया जाता है, ज्यादा हल्ला करते हैं तो इनको सस्पेंड कर दिया जाता है। हम सब जानते हैं कि ब्रिटेन से ही आया है ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। ब्रिटेन में पिछले 5 साल में सिर्फ 4 सांसद का निलंबन हुआ है साथियों। अब पिछले 10 दिन में भारत में जो है 146 सांसदों का निलंबन हुआ है। तो आप खुद ही बोलिए, ये संसद जो मौन है, ये संसद को ये मौन करना चाहते हैं साथियों। संसद अगर मौन रहेगी तो रोड पे क्रांति होगी, जिसका कि इजहार पूरे भारत में और बिहार में और आपके गया में भी कल देखने को मिला होगा साथियों। संसद अगर मौन है, सड़क पे हम लोग उतर के आंदोलन करेंगे। हमारे पुरखों ने जो आंदोलन किया है, चाहे बृहदत्त मौर्य हो, चाहे गुरु नानक हो, चाहे गांधी हो, अंबेडकर हो, जगदेव बाबू हो, लालू प्रसाद यादव हो, आज जो है ये लड़ाई हम लोगों के कंधे पे आ गई है। खासकर युवा वर्ग, बिहार युवा प्रदेश है, 65% जनसंख्या जो है यहाँ 30 वर्ष से कम लोग यहाँ पे हैं।
हम लोगों के ऊपर ये दायित्व है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वालों को मुंहतोड़ जवाब देने की। और ये मुंहतोड़ जवाब तब दिया जाएगा जब लोकसभा का अभी जो है 4 महीने के बाद जो इलेक्शन है साथियों, लोकसभा के इलेक्शन में आप जो है इनको मुंहतोड़ जवाब दीजिए और आप पूरे बिहार में 40 से 40 लोकसभा जिताकर जो है बहुजनवादी परंपरा को, राष्ट्रवादी परंपरा को, संवैधानिक परंपरा को, बाबा साहेब अम्बेडकर और जगदेव बाबू के सोच को आप मजबूत कीजिए और नगपुरिया सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को जो है उखाड़ कर फेंक दीजिए। मैं तो देख रहा हूँ दीवालों पे लिखा है 2024 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। ये लड़ाई आपको गांव-गांव तक ले जाना है। हम भारतीय जनता पार्टी को विचारधारा से ही लड़ाई को हरा सकते हैं साथियों। हमारे पुरखों ने विचारधारा से इस लड़ाई को जीता है। आज उनके साथ हम अडानी और अंबानी हैं, हम पैसे से मुकाबला नहीं कर सकते। इलेक्शन के समय आपके घर के सामने आएंगे लोग, पैसा देने का लालच देंगे लोग। पैसे से हम लड़ाई नहीं जीत सकते हैं, हम लड़ाई विचारधारा से जीत सकते हैं। हमारे पुरखों ने दिखाया है कि विचारधारा से लड़ाई कैसे जीती जाती है। जगदेव बाबू ने दिखाया है। आज जगदेव बाबू ने जो नारा दिया, उनका नारा सिर्फ भारत में नहीं साथियों, पूरे विश्व में वो नारा गूंज रहा है। आपको पता है अमेरिका में भी ये मार्टिन लूथर किंग को मारा गया, जैसे जगदेव बाबू को भाषण देते समय मारा गया, मार्टिन लूथर किंग को भी मारा गया। वहां पे भी जो है ब्लैक और व्हाइट की मानवता का विचारधारा, बहुजनवाद का विचारधारा जो हमारे संविधान में लवरेज है, इन विचारधाराओं के आधार पर हम सांस्कृतिक राष्ट्र वालों को धूल चटा सकते हैं 2024 में। मैं यही गुजारिश करने आया हूं। जिन मूल्यों को आपने सुना है और ये जो पैम्पलेट है, ये जो हैंडबिल है, इस हैंडबिल में सारी बातें लिखी हुई है। ये हैंडबिल जिनको मिला है आप पढ़िए, इसको गांव-गांव तक इसकी संदेश को ले जाइए ताकि 2024 में अगला जो प्रधानमंत्री हो नरेंद्र मोदी नहीं हो, किसी बहुजनवाद के परंपरा से लबरेज, संविधानवाद के मूल्यों से लबरेज और जो है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को खत्म करने वाला ऐसा व्यक्ति अगला प्रधानमंत्री भारत का हो।